गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वह था उत्पत्ति का नियम, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अल्पकाल से संबंधित है। जिसका मतलब ये है कि अगर उत्पादक के पास एक बहुत ही कम समय का भाग है या बहुत छोटा समय है और उसे अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए साधनों में परिवर्तन करेगा, उनमें वृद्धि करेगा। लेकिन वह सभी साधनों को नहीं बदल सकता है, क्योंकि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको बदलने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और कुछ साधन ऐसे होते हैं जो छोटे समय में ही फटाफट ज़रूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यह चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि अल्पकाल का समय है और उत्पादक को उत्पादन बढ़ाना है तो वह किस प्रकार एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाएगा, तो उसके जो प्रोडक्शन है वो किस हिसाब से बदलेंगे। क्या ऐसा होगा कि हमेशा ही उत्पादन के साधनों को बढ़ाने पर उत्पादन लगातार बढ़ता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ही यह नियम लागू नहीं होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा। होता क्या है कि जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो शुरू में प्रोडक्शन बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्थिर साधन के ऊपर जब परिवर्तनशील साधन अच्छे से काम करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। एक टाइम तक तो यह ठीक रहता है कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन बढ़ते रहते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि स्थिर साधन का पूरी तरीके से प्रयोग हो चुका होता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और ऐसी दशा में जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन बढ़ाया जाता है तो उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक जमीन का निश्चित टुकड़ा है जिस पर शुरू में 2 श्रमिक काम करते हैं और वो खेती करते हैं। 2 श्रमिक के लिए जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा है। जमीन का टुकड़ा एक स्थिर साधन है जबकि श्रमिक एक परिवर्तनशील साधन है। तो उस जमीन के टुकड़े पर जो श्रमिक हैं वो इजीली काम करेंगे, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा है, श्रमिक कम है, तो उस टुकड़े पर और श्रमिक ऐड किए जा सकते हैं। तो जैसे जैसे श्रमिक ऐड होते जाएंगे उस जमीन का बहुत अच्छे से प्रयोग होगा और उत्पादन जो खेती का हो रहा है, अनाज का हो रहा है, किसका भी हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिकों को बढ़ा दिया जाएगा तो वो जमीन का टुकड़ा छोटा पड़ने लगेगा जो श्रमिक साधन है उनके लिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि उस जमीन के टुकड़े पर काम करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो आपस में मनमुटाव होगा, वो झगड़ा करेंगे। ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाएगी कि प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा और उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन एक स्थिति तक, एक स्तर तक बढ़ेगा। लेकिन स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां ज्यादा हो जाती है तो वहां पर उत्पादन बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो सकता है। यही बात हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम में। दूसरी बात, उत्पत्ति के नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसलिए कहते हैं, इस टेबल को देखिए। इस टेबल में हमने स्थिर साधन पूंजी को लिया है, परिवर्तनशील साधन श्रम को लिया है। पूंजी और श्रम मिलकर जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन की 3 दशाएं सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन की टेबल हमने बना ली है। सबसे पहली बात, प्रारंभ में पूंजी की इकाई 10 है। चाहे श्रम की इकाई 1 हो चाहे 10 हो, हमेशा ही जो पूंजी की इकाई है वो 10 है। इसका मतलब ये है कि पूंजी जो है एक स्थिर साधन है। प्रारंभ से लेके अंत तक, मिनिमम प्रोडक्शन से लेके मैक्सिमम तक पूंजी में कोई चेंज नहीं होगा अगर अल्पकाल की स्थिति है तो। क्लियर ना? प्रारंभ में 10 इकाई पूंजी के साथ एक श्रमिक काम करता है। ठीक है, पूंजी की 10 इकाइयां हैं, उसमें एक श्रमिक काम करता है, तो एक श्रमिक जो प्रोडक्शन देता है वो 6 इकाइयां हैं। यहां पर अगर प्रोडक्शन रुक जाता है, आगे
श्रमिक की इकाइयों में कोई वृद्धि नहीं की जाती है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 इकाई पूंजी के साथ जब एक श्रमिक मिलकर काम करता है तो श्रमिक का सीमांत उत्पादन 6 है, कुल उत्पादन 6 है और औसत उत्पत्ति भी 6 है। औसत उत्पादन के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप टोटल प्रोडक्शन में श्रमिक की इकाइयों का भाग लगा देते हैं तो औसत उत्पत्ति मिल जाती है। अब यदि उत्पादक को उत्पादन बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, वो साधनों को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर अल्पकाल की स्थिति है, इसलिए कौन से साधन में वृद्धि की जाएगी, जिसमें इजीली चेंजेस किए जा सकते हैं, जो कि क्या है, लेबर। वही पूंजी की 10 इकाइयां, कोई चेंज नहीं है। दूसरी श्रम इकाई लगाई गई तो दूसरी श्रम इकाई ने यहाँ पर प्रोडक्शन कितना किया, 8 इकाई का। क्यों किया ऐसा, क्योंकि स्थिर साधन के साथ अभी परिवर्तनशील साधन कम है, बहुत सारी संभावनाएं हैं उत्पादन को बढ़ाने की, इसलिए दूसरा श्रमिक और भी अच्छे से काम करता है और वो खुद का पर्टिकुलर कितना प्रोडक्शन देता है, 8 इकाई का। इकोनॉमिक्स की भाषा में हम क्या कहेंगे कि दूसरी इकाई श्रम का सीमांत उत्पादन कितना है, 8 इकाई। अब बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन। दोनों श्रमिक इकाइयों ने मिलकर कितना उत्पादन किया है, 6 और 8 को हम जोड़ देंगे, दोनों ने मिलकर 14 इकाई का उत्पादन किया है। क्लियर। अब उत्पादक को और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली वो श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाएगा। अब तीसरा श्रमिक काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन हमारे पास पूंजी की वही मात्रा है क्योंकि पूंजी स्थिर है। तीसरा श्रमिक जब 10 इकाई पूंजी के साथ काम करता है तो तीसरा श्रमिक इंडिविजुअल खुद का कितना प्रोडक्शन देता है, 10 इकाई, यानी कि तीसरे श्रमिक ने और भी ज्यादा अच्छा उत्पादन का कार्य किया और उसने 10 इकाइयां उत्पादित कर दी। क्योंकि यहाँ पर अभी भी पूंजी बहुत ज्यादा है, इसलिए श्रमिकों के पास संभावना है उत्पादन को और ज्यादा अच्छा करने की। तो तीसरा जो श्रमिक है वो 10 इकाइयां उत्पादित करता है। अब हम क्या कहेंगे कि तीसरे श्रमिक का सीमांत उत्पादन 10 इकाई है और तीनों श्रमिकों ने मिलकर टोटल प्रोडक्शन कितना कर लिया है, 24। क्लियर। इसी प्रकार आगे चौथी इकाई श्रमिक की बात करते हैं तो चौथी इकाई श्रमिक को जब प्रोडक्शन के काम में लगाया जाता है तो चौथी इकाई श्रमिक कितना उत्पादन करता है, अकेला चौथा श्रमिक 8 इकाई उत्पादन करता है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि अब यदि तीसरे श्रमिक के बाद चौथे श्रमिक को काम पर लगाया गया तो वो उत्पादन में वृद्धि तो कर रहा है। पहले 24 था उत्पादन 3 इकाई श्रम पे, चौथी इकाई श्रम पे उत्पादन कितना हो गया, 32 इकाई, यानी कि चौथी इकाई श्रमिक ने प्रोडक्शन में तो वृद्धि की है, लेकिन इंडिविजुअली उसका प्रोडक्शन देखें, चौथी इकाई का सीमांत उत्पादन देखें तो वो पहले की तुलना में घट गया है, तीसरे श्रमिक की तुलना में क्या हो गया, घट गया है। इसी प्रकार अगर उत्पादक को और भी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो 5वीं इकाई, 6ठी इकाई श्रमिक की लगाएगा, 7वीं इकाई श्रमिक की लगाएगा। तो हमने क्या देखा, 5वीं इकाई श्रमिक 6 इकाइयां उत्पादित कर पाता है, 6ठी इकाई श्रमिक 4 इकाई उत्पादित कर पाता है और 7वीं इकाई श्रमिक केवल 2 इकाइयां ही उत्पादित कर पाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात क्या है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं श्रमिक की इकाइयां जब काम कर रही है तो उससे कुल उत्पादन तो बढ़ रहा है और अभी यहाँ पर उत्पादक का मेन मोटिव क्या है, उससे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो क्लियर। आपने क्या देखा कि जब 7 इकाइयां तक श्रमिक काम पर लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में कुल उत्पादन 44 हो गया है। औसत उत्पादन तो एक कैलकुलेशन है जो हम निकालते रहेंगे, मेन हमारा जो मोटिव है वो केवल इन दोनों से है। तो 7वीं इकाई श्रमिक पर कुल उत्पादन हो जाता है 44, लेकिन 7वीं इकाई श्रमिक ने पर्टिकुलर इंडिविजुअल खुद का कितना प्रोडक्शन दिया, केवल 2 इकाई। क्लियर। अब हम आते हैं 6ठी इकाई श्रमिक पर। अब आप ध्यान से देखिए कि 7 इकाई श्रमिक तक जो पूंजी है वो हमेशा कितनी रही है, 10 इकाई रही है, पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पूंजी पर लगातार काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, अब 7 इकाई श्रमिक उसी पूंजी पर काम कर रहे हैं। तो उस पूंजी का जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना था, प्रयोग होना था, वो जितना ज्यादा अपना अनुकूलतम उत्पादन दे सकती थी उसने दे दिया। अगर 7वीं इकाई श्रमिक के बाद भी उत्पादक 8वीं इकाई श्रमिक को काम पर लगाएगा तो हम क्या देखते हैं
कि 8वीं इकाई श्रमिक को काम पर लगाने पर पर्टिकुलर 8th लेबर ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूंजी का जितना मैक्सिमम यूज होना था वो हो चुका है। तो 8वीं इकाई का कोई प्रोडक्शन नहीं है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन वही 44 है। इसके बाद भी अगर उत्पादक 9वीं इकाई श्रमिक की लगाता है तो अब यहाँ पर क्या होगा, पूंजी है कम, श्रमिक हो गए ढेर सारे, वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और उत्पादन का जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। तो इसके कारण 9वीं इकाई श्रमिक को लगाने से जो कुल उत्पादन है उसमें ही कमी आ जाएगी। कुल उत्पादन पहले 44 था, कुल उत्पादन ही घट जाएगा। प्रोडक्टिविटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं अगर जरूरत से ज्यादा स्थिर साधन हो जाए कंपेयर टू स्थिर साधन के। ठीक है, परिवर्तनशील साधन ज्यादा हो गए हैं, स्थिर साधन कम रह गए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोडक्शन ही घट गया है, 44 से 42 हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे कि 9वीं इकाई लगाने से 9वें श्रमिक का जो सीमांत उत्पादन है वो -2 है। 9वें श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन में कमी हो गई है, तो उसका जो सीमांत उत्पादन कितना रह गया है, -2। और इसके बाद भी अगर श्रमिक जो उत्पादक है वो और श्रमिक की इकाई लगाता है और 10वीं इकाई श्रमिक लगा देता है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इतनी बुरी तरीके से बाधित होती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हो जाते हैं, काम छोटा सा है, तो उससे क्या होता है कि काम नहीं बनता है और फालतू में ही बहुत ज्यादा, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, परेशानियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अब 10वीं इकाई श्रमिक लगाने पर स्थिर साधन के ऊपर इतने ज्यादा श्रमिक हो गए हैं कि उत्पादन घटकर 42 से ही 30 आ गया है, यानी कि 10वीं इकाई श्रमिक का जो सीमांत उत्पादन -12 है। तो क्या समझ में आया, उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में क्या क्लियर हुआ कि अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, नंबर 1 बात, अगर उत्पत्ति के नियम की बात करते हैं तो पहली बात, उत्पत्ति के नियम संबंधित हैं अल्पकाल से, पहली बात। दूसरी बात, अगर अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाना है तो साधन है वो समय के कारण 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक तो स्थिर साधन के रूप में और एक परिवर्तनशील साधन के रूप में। इसलिए अल्पकाल में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो परिवर्तनशील साधन ही बढ़ाए जाएंगे, स्थिर साधनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, परिवर्तनशील साधन के साथ जैसे जैसे स्थिर साधनों की मात्रा बदलती है तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अनुपात भी बदल रहे हैं साधनों के। ये जो नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वो कहाँ से आया है, वो आया है स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन की मात्राओं के अनुपातों से। यहाँ पर अनुपात क्या है, 10:1, यहाँ पे अनुपात क्या है, 10:2, या आप इसको 5:1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 10:3 है, यहाँ पे 10:4 है, इसे आप 5:2 भी कर सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे पूंजी के साथ श्रम की मात्रा बदलेगी, तो इनके अनुपात भी बदल रहे हैं। इसीलिए उत्पत्ति के नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहा जाता है। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्या समझ में आ रहा है कि श्रमिक की मात्रा बढ़ने पर कुल उत्पादन बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। एक गति के बाद सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो गया और एक स्थिति पर ये 0 हो गया। उसके बाद भी अगर साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कुल उत्पादन को देखें, कुल उत्पादन 44 इकाइयों तक बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद में कुल उत्पादन भी घटना शुरू हो गया है। तो मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि अगर उत्पादन प्रक्रिया में हर बार ही लगातार साधनों को बढ़ाया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन घट भी सकता है। अब उत्पादक के सामने अल्पकाल में ये एक सिचुएशन है, ठीक है, ये एक सिचुएशन है कि अगर वह 2 इकाइयां श्रमिक लगाएगा तो प्रोडक्शन की स्थिति ये होगी, 5 इकाइयां श्रमिक लगाएगा तो प्रोडक्शन की स्थिति ये होगी, और 10 इकाइयां श्रमिक लगाएगा तो प्रोडक्शन की ये स्थिति होगी। अब उत्पादक के सामने प्रश्न ये उठता है कि उसे किस कंडीशन में, किस अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उत्पादक 10 इकाई श्रमिक लगाएगा तो यहाँ पर उसे कोई फायदा नहीं होगा प्रोडक्शन करने पर। अगर उत्पादक केवल 1 इकाई श्रमिक लगाएगा तो भी उसे कोई फायदा नहीं होगा प्रोडक्शन करने पर। तो ये एक संभावनाओं का ग्राफ है, संभावनाओं की सारणी है। उत्पादक को चूज करना है कि उसे प्रति महीना या प्रति दिन या प्रति साल कितनी श्रम इकाइयां लगा के प्रोडक्शन करना चाहिए कि वह श्रमिक और पूंजी को यूज करके अपनी अधिकतम जो बेस्ट कंडीशन है उसमें रह सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस सारणी को 3 अवस्थाओं में, जिसे हम उत्पादन की अवस्था कहते हैं, उसमें बांट देंगे। तो जहां पर सीमांत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है उसे हम कहेंगे उत्पादन की प्रथम अवस्था। क्लियर? जहां तक सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है उसे हम उत्पादन की प्रथम अवस्था कहेंगे। ये हो गई उत्पादन की प्रथम अवस्था। जहां पर सीमांत उत्पादन 0 से जस्ट ऊपर है उसे हम कहेंगे उत्पादन की द्वितीय अवस्था। ये जो लाइन है जिगजैग वाली, इसका मतलब है कि ये उत्पादन की द्वितीय अवस्था है। और जो लास्ट जो रह गई है वह है उत्पादन की तृतीय अवस्था। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम क्या होते हैं। तो उसमें आप ये बताएंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ये है कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को जब बढ़ाया जाता है तो सीमांत उत्पादन किस प्रकार बढ़ता है, शून्य होता है, घटता है। कुल उत्पादन किस प्रकार बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटना शुरू हो जाता है, और किस प्रकार औसत उत्पादन की दशा रहती है। ऐसे तो आप बताएंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम क्या होते हैं। फिर ये पूछा जाएगा कि उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करे। तो उसके लिए आप इस सारणी को 3 भागों में बांट देंगे। फिर आप इसको प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्पादक किस कंडीशन में उत्पादन करेगा। कहने का मतलब किस कंडीशन में उत्पादन करेगा, इसका मतलब ये है क्या उसे श्रमिक की 8, 9 या 10 इकाइयों तक प्रयोग में लेना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 इकाई लगाने पर ही 8वीं इकाई से कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। 9वीं इकाई लगाने से उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा। 10वीं इकाई लगाने से उत्पादन और भी ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा। तो तृतीय अवस्था में प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था में सब कुछ अच्छा है, औसत उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, कुल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब है कि पहले 6 से 14 हुआ यानी कि 8 की वृद्धि हुई, फिर 14 से 24 हुआ यानी कि 10 की वृद्धि हुई। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है और औसत उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब यहाँ पर सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही बढ़ रहे हैं तो क्या उत्पादक को प्रथम अवस्था में उत्पादन करना चाहिए? नहीं, उसे प्रथम अवस्था में उत्पादन नहीं करना चाहिए, उसे द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। क्यों? हालांकि द्वितीय अवस्था में सीमांत उत्पादन लगातार घट रहा है लेकिन कुल उत्पादन में तो वृद्धि हो रही है। चौथी इकाई से 8, पांचवी इकाई से 6, छठी इकाई से 2, छठी इकाई से 4 और सातवीं इकाई से 2 के बराबर सीमांत उत्पादन मिल रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है 32, 38, 42, 44। तो इसलिए उत्पादक को दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए। क्लियर? अब अगर ये पूछे कि दूसरी अवस्था में भी कहाँ उत्पादन करना चाहिए, तो उसे दूसरी अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था है यानी कि चौथी या पांचवी इकाई तक ही प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर सीमांत उत्पादन घटता हुआ तो है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है
और जो आपका कुल उत्पादन है वो भी बढ़ता हुआ है। तो इस प्रकार परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या उत्पत्ति के नियम यह दर्शाते हैं कि अल्पकाल में अगर उत्पादक प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो उसके सामने ये सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन को वो 3 भागों में बांट सकता है और डिसाइड कर सकता है कि उसे किस अवस्था में उत्पादन करना है। न्यू टाइप में मोस्टली ये पूछा जाता है कि उत्पादक कौन सी दशा में उत्पादन करेगा, तो हम इजीली कह सकते हैं कि उत्पादक दूसरी अवस्था में उत्पादन करेगा। तो यहाँ पर ये सारणी समाप्त हो गई है। अब इसी को हम ग्राफ के थ्रू भी अगले वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।